एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी में दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदी तंत्र को अपवाह में ख़त्म कर चुके हैं। अभी हम इंडियन ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हमने गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जो उनके सहायक नदियाँ हैं इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इसको आप जरूर जाकर देखें प्रीवियस वीडियोज़ में। और भारत के ज्योग्राफी में हमने इससे पहले पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय इन सब के एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसको भी आप जाकर ज़रूर देखिए। आज दक्षिण भारत की नदियों में करीब में 45 क्वेश्चन और अन्य नदियों में करीब में 50 क्वेश्चन, तो 90+ क्वेश्चंस आने वाले इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये 90+ जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, कोई सा भी हो। इसके अलावा मैंने घटना चक्र के साइंस के वीडियो और हिस्ट्री के वीडियो कंप्लीट करवाए हैं एमसीक्यू में, आप उसको जाके ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का दक्षिण भारत के नदियों से रिलेटेड एमसीक्यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है कि वे छोटे मार्गों से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं। पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं, वो एस्चुरी बनाती हैं, जिसमें ऊपर से स्लोप से बहकर नदियां आती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। डेल्टा काफ़ी बड़ा क्षेत्र में होता है जहाँ पर गाद जमे होते हैं, और वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है। एस्चुरी के पास गाद कम जमे होते हैं, नदियाँ पठारी प्रदेशों से होकर आती हैं और डायरेक्ट आके स्लोप से बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं। तो इसका ए होगा, दोनों सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो सही है, कथन तो सही है। कारण नर्मदा और तापी विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो दोनों ही सही हैं। और नर्मदा नदी बहती है ऊपर, ये नर्मदा है, और नीचे तापी है, और बीच में सतपुरा की श्रेणी है, जिसमें दोनों तरफ से भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अन्यथा जो दक्षिण भारत का मैदान है उसका झुकाव पूरब की तरफ है, लेकिन ये दोनों भ्रंश घाटी से बहती हैं, इसीलिए ये अरब सागर में गिरती हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय पूर्वी बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। यह बिंद सतपुरा के बीच बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या दिया है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुरा के बीच बहती है। मध्य भारत में भूमि का ढलान पूर्व की ओर है। इस प्रकार 1 और 2 कथन सही है। तीसरा कथन जो है कि भूमि का ढलान मध्य भारत में से पश्चिम की ओर है। अगर पश्चिम की ओर ढलान होता तो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियां हैं वो सभी पश्चिम की ओर बहती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो 1-2 इसमें आंसर में ही नहीं है, 1-2 इसका करेक्ट था। चौथा क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा ऊपर विंध्य की श्रेणी है और नीचे सतपुरा है। ये सतपुरा है, ये विंध्य है, और इसके बीच से नर्मदा बहती है। इसके बीच से ये नर्मदा नदी बहती है। पांचवा है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो नर्मदा किन 2 पर्वत श्रेणी, विंध्य और सतपुरा के बीच से बहती है। छठा है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कारण दिया है कि वह एक भंस घाटी में बहती है। तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी बनाती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये गलत है, परंतु आर सही है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। इसका प्रमुख कारण है कि वह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भ्रंश से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव होता है, जिस कारण से डेल्टा नहीं बनता है। सातवां है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश दोनी से होकर बहती है? तो नर्मदा भ्रंश दोनी से होकर बहती है, नर्मदा और तापी दोनों ही। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा घाटी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये नर्मदा से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं।
निम्न से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? रिपीटेड है ये। तो इसमें से बहुत सारी नदी है। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और तापी दोनों ही डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। अधोलिखित में से कौन सी नदी बेभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। तो ताप्ती नदी जो नर्मदा ऊपर बहती है, बीच में सतपुरा श्रेणी और नीचे ताप्ती है, उसके नीचे ताप्ती नदी बेभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। यह नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो तापी। कौन सी नदी होगा? यहाँ घाटी दे दिया, नदी होगा। 13 नंबर है, निम्न से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो कृष्णा, गोदावरी, तापी, कावेरी, तो तापी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। 14 नंबर, निम्न से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? छत्तीसगढ़, पीसीएस का क्वेश्चन है ये। तो राजनंदगांव, ये छत्तीसगढ़ का पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? नर्मदा का नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। जहाँ से सोन नदी निकलती है वहीं से सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमा पर अमरकंटक है। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी तीनों का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। 16 नंबर है, निम्न से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का शहडोल जिले में अमरकंटक कौन सी नदी का उद्गम स्रोत है? नर्मदा, सोन और महानदी तीनों का ही है। ऊपर हमने क्वेश्चन किया, नर्मदा, सोन और महानदी तीनों का ही है। 18 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से। 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर पे चलते हैं। पश्चिम की ओर वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ तो नर्मदा और तापी है। राप्ती तो नहीं प्रवाहित होती है। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। अतः इसका आंसर ए था। 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर, निम्नलिखित कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी हो जाएगा। 21 नंबर, भारत के निम्नलिखित नदियों से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, ये पूछा है। तो गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, कवाम। तो ताप्ती कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, जो पूर्वी घाट का भाग है। 21 का बी हो जाएगा। ताप्ती बैतूल जिला से निकलती है, सॉरी, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, ताप्ती बैतूल जिला से निकलती है तो अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी एवं कवाम पश्चिमी घाट से निकलती है। निम्न से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये तीनों तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, कुछ मिल आगे चलकर फिर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो ये कावेरी नदी है जो 3 बार 2 अलग अलग धाराओं में विभक्त होती है, फिर ये दोनों धारा मिलकर एक नदी बन जाती है और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। श्रीरंगपट्टनम, ठीक। तो ये कौन सी नदी है? कावेरी नदी। दक्षिण भारत की एकमास 12मासी नदी है ये। 12मासी क्यों है 12मासी? इसको 2 मानसूनों से जल प्राप्त होती है। एक दक्षिण पश्चिम मानसून, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से जल की प्राप्ति होती है, और एक लौटते हुए मानसून जिससे तमिलनाडु में सर्दी के महीनों में बारिश होती है, उससे भी इसको जल प्राप्ति होती है। तो ये कावेरी नदी हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग मील अपवाही क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र में कौन कौन से राज्य शामिल है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु संघ शामिल हैं। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठारे प्रवाहित होती है, जहाँ श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। ये सभी नदी द्वीप हैं। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बार 3 बार पूछा है ये। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात आ गया तो काट देंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, बी आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में नहीं जाती है, महाराष्ट्र में भी नहीं जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। पवित्रता के आधार पर कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है
और जल धारण की क्षमता के आधार पर गोदावरी को कहा जाता है, गोदावरी नदी को, लेकिन पवित्रता के आधार पर कावेरी नदी को कहा जाता है। ए हो जाएगा इसका आंसर। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। इसका आंसर इसमें से कोई सा भी नहीं है। 28 नंबर है कि नदियों की लंबाई और अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? लंबाई में गोदावरी और उसके बाद से महानदी, नर्मदा व ताप्ती का पूछा है लंबाई में। तो सबसे बड़ी हो जाएगी गोदावरी, फिर हो जाएगी नर्मदा, उसके बाद महानदी और फिर ताप्ती। तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और फिर ताप्ती। महानदी उड़ीसा में बहती है, गोदावरी नदी। अगले 29 नंबर पे चलते हैं। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी आरंभ कर सबसे छोटी तक जाना है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगा। उसके बाद पहले नंबर पर गोदावरी आ जाएगा, फिर आ जाएगा कृष्णा नदी, उसके बाद नर्मदा और फिर महानदी। तो 3, 2, 4, 1 यानी कि डी आंसर हो जाएगा। गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी है, कृष्णा 1400 किलोमीटर लंबी है, नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबी है, महानदी 851 किलोमीटर लंबी है। 30 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? ये कब का क्वेश्चन है? 2016 का था। तो किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो ये है गोदावरी और कृष्णा नदी। गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य किया गया। 16 दिसंबर 2015 को गोदावरी तथा कृष्णा नदियों को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय है कि नदी जोड़ने परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की 16 लिंक तथा हिमालय नदियों के 14 लिंक निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। नदी जोड़ो परियोजना चल रही, जिसके द्वारा किसको जोड़ा गया? गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा गया। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण सही क्रम लगाइए। पूर्व दिशा में ये है, तो यहाँ पूर्व की तरफ महानदी आएगा, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, कावेरी, इन्हीं को लगाना है। तो देखते हैं कौन कौन से पूछा है। सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। ए आंसर ही हो जाएगा इसका सही। सुवर्णगिरी सबसे पहले सुवर्णगिरी गिरती है, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वैगई। सबसे दक्षिणतम वैगई हो गई, सबसे उच्चतम सुवर्णगिरी हो गई। सुवर्ण रेखा जो है, सुवर्ण रेखा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उद्देश्य उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। भारत का अफवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सुवर्ण रेखा नदी सबसे उत्तरी भाग की और वैगई सबसे दक्षिण में है। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत की नदियों को प्रमुख रूप में निम्न से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? कौन सा अफवाह है इनका? वृक्षनुमा अफवाह है, वृक्षनुमा अफवाह है इनका। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा अफवाह रखती हैं। नदियों का अफवाह अलग अलग होता है। गंगा का आयताकार है, गंगा में ऐसे नदियाँ ऊपर नीचे मिलती हैं, इनका वृक्षनुमा है, इनमें शाखाओं के जैसे मिलते हैं एक दूसरे से ऐसे नदियाँ के, इसलिए वृक्षनुमा है ये। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पहाड़ से होता है, तो सही है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ के पठार का भाग है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, ये गलत है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है, कर्नाटक से। कावेरी नदी भारत की ऐतिहासिक नदियों में से एक है जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। इसकी उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कोडागू जिले में स्थित है, इसलिए सी गलत हो जाएगा। 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? नर्मदा, सिंधु, ताप्ती, महानदी। तो सॉरी, ऊपर चला गया, फिर से चलते हैं उस क्वेश्चन पर। ये रहा, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है, तो अगर इसमें हम देखें तो सिंधु सबसे भिन्न लग रही, क्योंकि ये तीनों तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। बाकी पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती नदियों का मुहाना अरब सागर में है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण कराती है। ये भी एक असमानता है कि नर्मदा, ताप्ती और सिंधु, ये तीनों, सिंधु कहाँ? पाकिस्तान से बह के आके अरब सागर में गिरती है। नर्मदा, ताप्ती भारत से बह के अरब सागर में गिरती है, और महानदी बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। बाकी देखते हैं। इस आधार पर महानदी 3 अन्य से भिन्न है। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत भारत के बाहर है, जबकि अन्य नदियों का स्रोत भारत में ही है, अतः विकल्प बी और डी दोनों में सही होगा। ये भी भिन्न लग रहा है, अगर हम इन तीनों को भी एक साथ कर सकते हैं और सिंधु, नर्मदा, तापी को भी एक साथ कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों ही आंसर हो सकता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है?
तो महानदी ये पूर्वी घाट की तरफ गाद सहित बहती है, ये बहुत बार लाती है उड़ीसा में, इसलिए ये डेल्टा बनाती है, एस्चुरी नहीं बनाती। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहवा के निकट से निकलती है और 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। शेष सभी नदियाँ यानी कि नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये तीनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं। 36 नंबर है कि निम्नलिखित महान भारतीय नदियों में से कौन सी एस्चुरी बनाती है? तो ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती, बाकी गोदावरी का डेल्टा है, कावेरी डेल्टा है और महानदी का डेल्टा है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी। महानदी पारादीप के पास उड़ीसा के तट पर पारादीप जो है बंदरगाह, वहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी पूछा है, तो इसका आंसर देखते हैं। ये 62 बीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, ई आंसर दिया है इसका। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, ये महानदी की सहायक नदी है। महानदी की शिवनाथ, जोंक, हसदेव, ईब और मांड आदि आते हैं, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। तेल नदी इनमें से किसी की भी सहायक नदी नहीं है, वो महानदी की सहायक नदी है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किन में जल का अभाव है? मतलब किसमें जल का अभाव है? तो साबरमती और ताप्ती, साबरमती और ताप्ती में जल का अभाव है, बाकी कृष्णा और कावेरी में नहीं है। साबरमती ताप्ती नदी के घाटों पर जल की कमी रहती है। निम्नलिखित में से 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है, दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो अभी हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ के पठार का भाग है अमरकंटक, यहाँ से एक सोन नदी निकलती है और यह गंगा की सहायक नदी है। गंगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यहाँ से एक नदी नर्मदा निकलती है जो अरब सागर में गिरती है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, अमरकंटक, मध्य प्रदेश का अमरकंटक। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, ये गलत है। मध्य प्रदेश से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं है, ये भी गलत है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पाम्बार, भवानी और कबानी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती, इसलिए दोनों ही गलत हो जाएंगे। 41 का डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी का क्षेत्र जल ग्रहण का क्षेत्र बहुत बड़ा है। दक्षिण भारत की गंगा इसको जल के आधार पर कहा जाता है, क्योंकि जल अधिक मात्रा में रहता है। नर्मदा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। महानदी का 1,41,000 और नर्मदा का 98,000 था। गोदावरी का 3,12,000 है। तो ये याद करने का नहीं है, बस एक अंदाज़ा होना चाहिए कि नर्मदा बड़ी नदियों में से एक में है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो नर्मदा नदी, गोदावरी नदी बेसिन है दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, 44 का सी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, 1465। यह त्र्यंबक महाराष्ट्र के निकट से निकलकर त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर, कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? रिपीटेड क्वेश्चन। 45 का सी हो जाएगा गोदावरी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, रिपीटेड क्वेश्चन, गोदावरी हो जाएगा। 47, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की सहायक नदियाँ पूछा है इसने, तो ये हो जाएगा इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियाँ। गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता कौन कौन सी हैं? प्राणहिता, वर्धा, बाणगंगा, मनेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना आदि आते हैं। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ नहीं हैं। पेन्नार और वंशधारा नदियाँ भारतीय भी प्रायद्वीपीय भारत की ही नदियाँ हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसका हो जाएगा 2 और 3, यानी कि इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? खड्ड भूमि के लिए चंबल नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। बहुत गहरी घाटी बनाती है चंबल।
तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से मालवा पठार में महू के निकट निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। राजस्थान के कोटा में चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। तो ये दक्षिण भारत की नदियां खत्म हो गई। इनसे रिलेटेड 48 क्वेश्चन था। अब चलते हैं अन्य नदियां, जो भारत की अन्य नदियां हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? चंद्र और भागा पूछा है, चंद्रभागा नदियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर बहती हैं? ये लाहौल स्पीति, लाहौल क्षेत्र में बहती हैं। पढ़ते हैं इसको। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्र और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चंद्र नदी का उद्गम चंद्राताल की नदी एक ग्लेशियर से होता है, जो कि भागा नदी का उद्गम बारालाचा जो दर्रा है बारालाचा उसके निकट से होता है। तांडी के निकट चंद्रभागा का संगम होता है और यह चंद्रभागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। चंद्रभागा नदी जब संगम हो जाता है चंद्र और भागा का, तो ये चिनाब नदी बन जाती है और लाहौल क्षेत्र में बहती है ये। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है? तो ये सतलज नदियाँ हैं। ये हिमालय के सभी श्रेणियों को काट के बहती है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय के पृष्ठ प्रदेश से बह के आती है, मानसरोवर झील के पास से। सतलज नदी हिमालय के श्रेणियों को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। यह नदी पार हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय की नदी है, ट्रांस हिमालय से बह के आती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस नदी है? तो ये सतलज हो जाएगा। यूपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में ही बोल रहा है। देखते हैं क्या है। दूध गंगा नामक नदियाँ जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती हैं। दूध गंगा नाम की अलग अलग तीन नदियाँ हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर ए और सी दोनों विकल्प सही होगा, परंतु उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने इसमें विकल्प ए को ही सही माना, दूध गंगा को जम्मू कश्मीर ही माना। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो ये पूछा है बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी सही है। महानदी कृष्णा, कावेरी तो ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। नर्मदा तो अरब सागर में गिरती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो तेल नदी, अभी हमने पढ़ा तेल नदी उड़ीसा में बहती है, ये महानदी की सहायक नदी है। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा के प्रमुख सहायक नदियाँ कोयना। अब कृष्णा नदी की कौन कौन सहायक नदी हैं? कोयना, यरला, डीना, वरना, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा तथा तुंगभद्रा। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। हगरी सहायक नदी है। हगरी किसकी है? तुंगभद्रा नदी की। तुंगभद्रा नदी की हगरी सहायक नदी है। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी याद होगा, विजयनगर। कर्नाटक और हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। दे देते हैं। इन नदियों पर उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने का सही अनुक्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण लगाना है इसको। तो किशन गंगा आ जाएगा, फिर आ जाएगा गंगा, फिर वेन गंगा, फिर पेन गंगा। अतः उपयुक्त नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा का आधार पर सही क्रम यही होगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। किशन गंगा, फिर पेन गंगा, फिर वेन गंगा, फिर पेन गंगा। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ब्यास, चनाब, रावी, सतलज और यमुना ये सभी हिमाचल प्रदेश से बहती हैं। केवल ब्यास चनाब गलत था, केवल ब्यास रावी भी गलत है। तो ये सबसे उपयुक्त आंसर डी होगा। ब्यास, चनाब, रावी, सतलज और यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। यमुना नदी बस टच करती है हिमाचल प्रदेश को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1 2 3 4 अंकित नदियाँ क्रमशः कौन कौन सी हैं? तो ये काठमांडू, ये नेपाल का है और ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं सारी। तो इसका आंसर होगा सबसे पहला कौन सा है? गंडक। ये है गंडक, ये है। उसके बाद से दूसरा नंबर ये गंगा नदी आ रही है और ये गोमती नदी इसमें मिल रही है और ये घाघरा नदी मिल रही है इसमें। तो ये है गंडक, 1 नंबर गंडक है, 2 नंबर गंगा नदी है और ये गोमती नदी है 3 नंबर और 4 नंबर घाघरा नदी है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। सूची को सुमेलित करना है। बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चास दोआब। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। बिष्ट हो जाएगा ब्यास और सतलज नदियों के बीच का। बारी हो जाएगा रावी और ब्यास के बीच का।
रचना हो जाएगा रावी और चिनाब के बीच का, और चाज हो जाएगा चिनाब और झेलम के बीच का। चाज हो गया चिनाब और झेलम, रचना हो गया रावी और चिनाब, बिष्ट हो गया रावी और ब्यास, बारी हो गया ब्यास और सतलज। चलो, बारी हो गया रावी और ब्यास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर, निम्न शहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? सॉरी, तो एडम नहर को दामोदर नदी से निकाला गया। ये दुआ वाले सारे फिर से देख लेते। भिष्ट हो गया ब्यास सतलज, बारी हो गया रावी ब्यास, रचना हो गया रावी चिनाब, चाज हो गया चिनाब और झेलम। और एडम नहर 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर लंबी और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। ये एडम नहर दामोदर नदी से निकाली गई थी 1938 में। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? ये पूछा है। तो इंद्रावती दामोदर की सहायक नहीं है। बाकी जमुनिया, बराकी और बराकर ये तीनों दामोदर की सहायक नहीं। दामोदर नदी को एक समय बंगाल का शोक कहा जाता था, फिर इस पर डैम बनाया गया, उसके बाद से अब ये नदी उतना बाढ़ नहीं लाती है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ बरकी, जमुनिया और बराकर है। दामोदर नदी पर दामोदर घाटी निगम DVC है। और इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से मिल जाती है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली गंगा की ही एक धारा है जो कलकत्ता से होकर बहती है, और बाकी गंगा की एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और एक धारा कलकत्ता से होकर बहती है। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। बी आंसर हो जाएगा इसका 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो दामोदर और भेरा नदी के संगम पर अवस्थित है राजरप्पा। रांची से 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ चित्रपुर रोड पर स्थित राजरप्पा एक शक्तिपीठ है। राजरप्पा दामोदर और भैरवी या भेरा नदियों के संगम पर अवस्थित है। यह यहाँ स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। छिन्नमस्तिका माता जी का मंदिर है। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसका वास्तुशिल्प डिजाइन तांत्रिक महत्व के अन्य मंदिरों के समान है। तांत्रिक महत्व की है ये। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्न वालन डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी है? तो दामोदर नदी में डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हो गया है। डाउन रैपिंग के कारण, निम्न वलन के कारण विभ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली का निर्माण दामोदर घाटी से होता है, दामोदर घाटी से ही है। 18 नंबर है कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो एक समय था अब ये दामोदर नदी अच्छी थी, लेकिन अब तो बहुत ही खराब हालत है इसकी, प्रदूषित है ये। और क्यों है? इसके किनारे बहुत सारे उद्योग धंधे हैं इसलिए है, और एक खनिज का भी क्षेत्र है, कोयला का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो लूनी नदी है ये। लूनी नदी, राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला के स्थित नाग पहाड़ी से होता है। नागा पहाड़ी, और राजस्थान की बात हो रही है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता था तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती कि इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाई। ये पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी है एक सरस्वती, जो इसमें मिलती है तो इसका नाम लूनी हो जाता है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर में बालतोरा में पहुंचकर इसका जल लवणीय या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसकी प्रवाह मार्ग की सतह लवण समृद्ध होने के कारण होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। इस प्रकार यह एक भूमि बंधित नदी है, यानी कि किसी ये नदी में ना ही मिलती है न ही समुद्र में मिलती है। इसका अंतःस्थलीय प्रवाह है, यानी कि स्थल से निकल के स्थल में ही विलुप्त हो जाती है। जल के खारेपन के कारण ही इसका लूनी, राजस्थानी लूनी नाम पड़ा है। यह शब्द संस्कृत शब्द लवनावती से बना है, सॉल्ट रिवर। 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित यानी कि उद्गम भी जमीन पर होता है और समापन भी जमीन पर ही हो जाता है। तो लूनी नदी 20 का सी हो जाए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, तो डी होगा।
खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये गलत है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, नहीं। यह पाकिस्तान में बहते हुए पाकिस्तान कहाँ जाती है, कच्छ की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अंतःस्थलीय अपवाह नदी का उदाहरण है तो लूनी, अंतःस्थलीय तो घग्गर नदी, अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है घग्गर नदी। अगला है कि वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति बनी, तो कोसी नदी ने अपना मार्ग बदल लिया था। बिहार में 2008 में भयंकर बाढ़ आई थी। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। वर्ष 2008 में बिहार में कोसी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और बाढ़ रूपी आपदा स्थिति उत्पन्न हुई थी बिहार में, उत्तरी बिहार में। निम्न नदियों में, अगला क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। कोसी नदी ने अपना मार्ग बदलती है। ये नदी आज बह रही है ऐसे तो ऐसे बहने लगेगी, ये पूरा गांव बहा ले जाती है। फिर निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, तो कोसी नदी कुख्यात है। 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर पे चलते हैं। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है, तो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। खारी नदी, खारी नदी चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी और यमुना गंगा की, इसलिए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी वो अंततः। तो 26 का हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी का है। और खारी नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल का, चंबल की सहायक नदी है खारी नदी। 27 नंबर, निम्न से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, यानी कि हिमनद से नहीं निकलती है, तो कोसी, कोसी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। यह पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है और ये हिमनद से नहीं निकलती है। 28 नंबर है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो इससे गंडक से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में गंडक का पानी आता है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले बिहार में स्थित है त्रिवेणी नहर। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। त्रिवेणी नहर 29 नंबर किस नदी पर निर्मित है, तो ये गंडक नदी पर निर्मित है। 29 का सी हो जाएगा। 30, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में सही अनुक्रम कौन सा होगा, उत्तर से दक्षिण जाते हुए, तो श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। श्योक, जास्कर, स्पीति और फिर सबसे नीचे सतलज आता है। श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। उपयुक्त नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम होगा श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। 31 नंबर क्वेश्चन है कि संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, तो मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला, संथाल परगना दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है। हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है और ये झारखंड में जगह है। झारखंड विशेष का क्वेश्चन था ये। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम कौन से हैं, 2006 में किया हो गया होगा, उस हिसाब का करंट अफेयर पूछा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, केन और बेतवा नदी को जोड़ने का काम किया गया, इन दोनों राज्यों के द्वारा किया जा रहा है अभी भी। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 15-20 करीब में क्वेश्चन, 15 और क्वेश्चन बाकी हैं जिसको कंप्लीट कर लेंगे हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाट परियोजना लागू की गई बेतवा नदी पर, किस पर, बेतवा नदी पर। 33 का डी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा केन और बेतवा नदी को जोड़ने का काम किया जा रहा है। 2005 में यह समझौता हुआ था। 34 नंबर है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो राजघाट बांध, राजघाट बांध। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि राजघाट नदी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। ललितपुर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर जिला है, उसी में से स्थित है ये। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सहायक नदी और मुख्य नदी। तो पूछा है कि कौन से सुमेलित हैं, तो मानस, सोन गंगा की सहायक नदी, यमुना गलत हो जाएगा। चंबल नर्मदा की नहीं, चंबल यमुना की सहायक नदी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका केवल 3 सही है, डी, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चंबल नदी महू मध्य प्रदेश के निकट जनपावा पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप यमुना नदी में विलीन हो जाती है। सोन रामनगर दानापुर में गंगा में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और दानापुर पटना में गंगा से मिल जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है।
भारत के दक्षिण भाग में बोला है। इसका कारण है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आर तो सही है लेकिन ए गलत है। काली नदी नेपाल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है, तो दक्षिण भारत में कहाँ से आ गई। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले की नहीं, ये कोई और नदी है। ये काली नदी अलग है, वो काली नदी अलग है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका आंसर डी दिया है, ए गलत है परंतु आर सही है। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक में डिगबी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। ये काली नदी अलग है। इस नदी की कुल लंबाई 184 किलोमीटर है, अतः कथन ए गलत है। कारवार एवं कैगा इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी में मैग्नीज अयस्क के घुले होने के कारण यह प्रदूषित है। दक्कन पठार आमतौर पर नर्मदा नदी से कुमारी अंतरीप और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। इस पठार के समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर है। अरब सागर तट के समानांतर पश्चिमी घाट उच्च पर्वतीय विस्तृत क्षेत्र है और पूर्व की ओर ढाल प्रवणता मंद हो दी जाती है। तो इसका आंसर डी था, ए गलत था, आर सही है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं, पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है काली नदी और अरब सागर में गिरती है, यहाँ पर लिखा है। और अरब सागर में काली नदी ये गिरती है, ये दूसरी काली नदी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, चिनाब नदी पर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में, 38 का ए हो जाएगा। यूपीपीसीएस 1993 क्वेश्चन है। 39 निम्न से, और कितनी लंबाई थी इसकी, 5 किलोमीटर, लगभग 5.5 किलोमीटर। निम्न से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन, तो सतलज, ये तिब्बत में है, तिब्बत में है। तिब्बत चीन का स्वायत्त क्षेत्र है। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में एक कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल झील है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिपकिला हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि किपली किसकी सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है किपली। किपली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 40 का डी हो जाएगा। और कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। कामरूप नगर जो है असम का, वो इसी नदी पर स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सूची को मिलाना है। गंगा, गोदावरी, उनकी सहायक नदियाँ दिया है इधर, कृष्णा और यमुना। तो इसको मैच करते गंगा का सोन हो जाएगा, और इधर दिया मंजरा, सोन और भीमा और केन। तो केन यमुना की सहायक नदी है। गंगा की सोन हो गई, केन यमुना की हो गई, गोदावरी की मंजरा और कृष्णा की भीमा है सहायक नदी। इजी क्वेश्चन था ये तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नदियां और उनकी सहायक नदी। यमुना चंबल, उसके बाद से तीस्ता हो जाएगा तुम्हारा ब्रह्मपुत्र, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3, डी का 1, तो डी का 1, बी का 3, ए आंसर हो जाएगा। कृष्णा का हो जाएगा भीमा, और कौन सा बच गया, गोदावरी का हो जाएगा इंद्रावती। तो कृष्णा के भीमा, ब्रह्मपुत्र के तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती और यमुना की चंबल। फिर से मैच करना है, कौन सा जोड़ा सही है ये पूछा है। तो नदी दिया और इधर राज्य दिया है। इंद्रावती झारखंड, भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान, घाट प्रभा केरल। तो लूनी राजस्थान ये सही है। बाकी नदियां कहाँ बहती है। इंद्रावती नदी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की नदी है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ की है, बस्तर जिले में प्रवाहित होती है, नक्सली क्षेत्र। भीमा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, जबकि घाट प्रभा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में प्रवाहित होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो चंबल नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो इसका सी हो जाएगा 44 का। पूर्वती नदियों के समान ही पूर्व रोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती, अर्थात वह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। भारत में चंबल और सोन नदी इसका उदाहरण है कि यह ढाल का अनुसरण नहीं करती है। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है। तो ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। 45 का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो माही नदी
माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। 47 नंबर है कि किशन गंगा एक सहायक नदी है। तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। 48 नंबर, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो विहार झील से निकलती है मुंबई की मीठी नदी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वेरीनाग, सोत, झलरा, महाबलेश्वर, छोटा नागपुर का पठार, ये उद्गम पूछा है। तो ब्रह्मगिरी से कौन सी? कावेरी निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा, वेरीनाग झरना से झेलम, छोटा नागपुर पठार सुवर्ण रेखा। तो 1 2 3 4 ही होगा। 1 2 3 4 ही है। ब्रह्मगिरी से कावेरी, वेरीनाग से झेलम, महाबलेश्वर से कृष्णा और छोटा नागपुर से सुवर्णगिरी। 50 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी प्रसिद्ध है। ये यूपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। और इसी तरह से हमने भारत के अपवाह तंत्र के लगभग सभी क्वेश्चंस खत्म कर दिए। इसके बाद आएंगे नदियों के किनारे स्थित नगर। अगर आप गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।